10 नवंबर 2025 सोमवार की शाम थी। दिल्ली में सब कुछ सामान्य सा चल रहा था, लेकिन फिर शाम के करीब 6:52 पर वक्त जैसे थम गया। जगह थी लाल किला मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1, बिल्कुल ऐतिहासिक लाल किले के पास, पुरानी दिल्ली का वो इलाका जो हमेशा लोगों से भरा रहता है। हाँ, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है वो। यात्री, टूरिस्ट, शाम को घर लौटते लोग। बिल्कुल। और तभी एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और उसने सब कुछ बदल दिया। आज हम इसी घटना पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, शुरुआती जानकारियां हैं, कुछ एनालिसिस भी हैं। जी। मकसद ये है कि हम समझ सकें कि उस शाम असल में हुआ क्या था, कितना बड़ा असर हुआ इसका, और जांच एजेंसियां अब क्या कर रही हैं, कहां तक पहुंची है बात, और सबसे ज़रूरी, ये घटना इतनी अहम क्यों है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की परत दर परत। तो जो पहली खबरें आईं उसमें ये था कि एक हुंडई i20 कार ट्रैफिक लाइट पर रुकी थी, लाल बत्ती थी। हाँ, वो सिग्नल पर रुकी थी, है ना? जी बिल्कुल। और प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि रुकने के बस कुछ ही सेकंड बाद एक बहुत जबरदस्त धमाका हुआ उसी कार में। अच्छा, मतलब रुकी और फिर धमाका हो गया। हाँ, और धमाका इतना तेज था कि पूरा इलाका दहल गया। उसके बाद का मंजर सोचिए, कार के तो परखच्चे उड़ गए, आसपास जो गाड़ियां थीं, ऑटो थे, उनको भी काफी नुकसान पहुंचा होगा। बहुत ज्यादा। कई गाड़ियों में आग भी लग गई, बिल्डिंगों के शीशे टूट के सड़क पर फैल गए। हर तरफ बस चीख पुकार, धुआं, अफरा तफरी, लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। बिल्कुल। और इस सारी उथल पुथल और दहशत के बीच सबसे दुखद बात थी जाने जाना। जो पहली रिपोर्ट्स आई थी उनमें कहा गया था कि 8 लोगों की मौत हुई है। हाँ, मैंने भी वही पढ़ा था, और घायल 20 के करीब थे शायद। जी, शुरुआत में यही आंकड़ा था, लेकिन जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ा, अस्पतालों से खबरें आईं, तो ये संख्या बढ़ गई। बाद में कंफर्म हुआ कि कम से कम 12 लोगों की जान चली गई इस धमाके में। 12 लोग? हाँ, और घायल भी 2 दर्जन से ज्यादा थे, कई तो बहुत सीरियस हालत में। तो ये आंकड़े ही बताते हैं कि ये कितना भयानक, कितना विनाशकारी धमाका था। और एक बात जो फोरेंसिक टीम की शुरुआती जांच में सामने आई है, वो भी गौर करने वाली है। क्या? उनके नोट्स में लिखा है कि धमाका इतना शक्तिशाली था कि वो i20 कार वो हवा में कई फुट ऊपर उछल गई थी। अच्छा, हवा में उछल गई? जी हाँ, बिल्कुल। उछलकर फिर नीचे गिरी। तो आप अंदाजा लगाइए कि विस्फोटक कितना पावरफुल रहा होगा। जो आसपास की बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ, दुकानों के शटर्स तक टेढ़े हो गए, खिड़कियां टूट गईं, वो सब उसी शॉकवेव का असर था। मतलब ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था, ये साफ तौर पे एक बड़ा शक्तिशाली विस्फोट था। शायद सोचा समझा। और जाहिर है जैसे ही हालात थोड़े काबू में आए होंगे, पुलिस हरकत में आ गई होगी। फौरन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तुरंत केस रजिस्टर किया। और खास बात यह है, एफआईआर सिर्फ नॉर्मल धाराओं में नहीं हुई। अच्छा, उसमें गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए। यूएपीए? ओह हाँ, यूएपीए, और साथ में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट भी लगाया गया है। अब यूएपीए लगना ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब सीधा इशारा टेररिज्म की तरफ। बिल्कुल। एजेंसियां इसे शुरू से ही एक संभावित आतंकी हमले के तौर पर देख रही हैं। ये कोई आम क्राइम या एक्सीडेंट नहीं माना जा रहा। तो फिर सवाल उठता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है अगर ये आतंकी हमला है तो? यही सबसे बड़ा सवाल है अब। और जांचकर्ता कई एंगल से इसे देख रहे हैं, कई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो मुख्य लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो जुड़ी है हाल ही में पकड़े गए एक सस्पेक्टेड टेरर मॉड्यूल से। अच्छा, वो जो कश्मीर और फरीदाबाद वाला मामला था? हाँ बिल्कुल। कुछ ही हफ्ते पहले की बात है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ गिरफ्तारियां की थी और उनके पास से काफी विस्फोटक मिला था। आरडीएक्स भी था उसमें। याद आया मुझे। तो एजेंसियां ये जांच रही हैं कि क्या लाल किले के पास हुए इस धमाके का उस मॉड्यूल से कोई कनेक्शन है। क्या ये उसी नेटवर्क का कोई बचा हुआ हिस्सा है जिसने ये किया? तो मतलब वो मॉड्यूल पकड़ा गया और उसके बाद ये धमाका, क्या ये कोई रिएक्शन हो सकता है? ये एक संभावना है, बिल्कुल। और इसी कड़ी में कुछ बड़े आतंकी संगठनों के नाम भी जाहिर है शक के दायरे में हैं, जैसे जैश ए मोहम्मद है या लश्कर ए तैयबा। इनका तो पुराना रिकॉर्ड रहा है दिल्ली में। हाँ, इनका इतिहास रहा है भारत में हमले करने का। दिल्ली खास तौर पर निशाने पर रही है, तो इनकी भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि एक पेच है इसमें। क्या? अभी तक किसी भी जाने माने संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, पब्लिकली क्लेम नहीं किया है। हाँ, ये बात भी मैंने नोट की थी। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये अजीब भी है और ये जांच को और उलझाता भी है। इस पर हम अभी आते हैं, पहले वो कनेक्शन वाली बात पूरी कर लूं। हाँ हाँ, जरूर।
तो एक थ्योरी ये भी चल रही है कि शायद वो कश्मीर फरीदाबाद वाला मॉड्यूल जब पकड़ा गया हाँ, तो नेटवर्क के जो बाकी लोग थे वो शायद घबरा गए कि अब हमारी बारी है। हाँ कि वो भी पकड़े जा सकते हैं। हाँ, तो हो सकता है इसी डर में या दबाव में उन्होंने जल्दी में जो भी विस्फोटक उनके पास था उसका इस्तेमाल कर लिया। हाँ, मतलब एक तरह से पैनिक में किया गया धमाका, टाइम से पहले कर दिया। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन जैसा मैंने कहा ये अभी सिर्फ एक थ्योरी है, पुख्ता कुछ नहीं है। और आप कह रहे थे कि किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि अधिकारी मान रहे हैं कि इस हमले का पैटर्न पहले के आतंकी हमलों से पूरी तरह मिलता भी नहीं है। सही कहा। और यही बात मामले को और पेचीदा बना रही है। Right. देखिए आमतौर पर जब बड़े आतंकी संगठन हमला करते हैं तो वो क्लेम करते हैं। हाँ, ताकि उनका नाम हो, डर फैले। बिल्कुल, अपना मैसेज देने के लिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो सवाल उठता है क्यों? क्या ये कोई छोटा लोकल ग्रुप है जिसका किसी बड़े संगठन से सीधा लिंक नहीं है, या ये कोई नई टैक्टिक है कि हमला करके चुप रहो, पहचान छुपाए रखो? और पैटर्न में क्या फर्क हो सकता है? मतलब अधिकारी किस तरफ इशारा कर रहे होंगे? देखिए पैटर्न का मतलब हो सकता है निशाना चुनने का तरीका या धमाका करने का तरीका। जैसे क्या ये रिमोट से किया गया, या टाइमर लगाया गया था, या फिर क्या ये एक सुसाइड बॉम्बिंग थी? ओह, हर तरीके के अपने सुराग होते हैं, अपनी पहचान होती है। तो शायद अधिकारियों को कुछ ऐसा दिख रहा है जो पिछले मामलों से मेल नहीं खाता। जब तक पूरी फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक पक्के तौर पर कहना मुश्किल है कि असल फर्क क्या है। लेकिन ये साफ है कि जांचकर्ता किसी एक नतीजे पर नहीं कूद रहे, वो सारे ऑप्शन खुले रख रहे हैं। तो क्या क्या मुख्य संभावनाएं हैं जिन पर जांच चल रही है? मतलब किस किस दिशा में सोचा जा रहा है? मोटे तौर पर देखें तो 3-4 मेन पॉसिबिलिटीज हैं। एक, जैसा मैंने कहा, सुसाइड अटैक। क्या कार चलाने वाला ही बॉम्बर था? इसके लिए कार के मलबे की, वहां से मिले ह्यूमन रिमेन्स की बहुत बारीकी से जांच होगी। दूसरा कि ये रिमोट कंट्रोल या टाइमर बॉम्ब था, मतलब कार में विस्फोटक रखा, उसे भीड़ वाली जगह पे पार्क किया और फिर दूर से उड़ा दिया। अच्छा। तीसरा, क्या ये किसी खास टारगेट को निशाना बनाने की कोशिश थी, कोई वीआईपी, कोई काफिला, और वो कोशिश नाकाम हो गई, या धमाका पहले हो गया। और चौथा, जिसकी उम्मीद कम है पर जांच में उसे भी देखना पड़ता है, कि क्या ये विस्फोटक कहीं ले जाते हुए एक्सीडेंटली फट गया, हैंडलिंग में कोई गलती हुई। ये तो काफी सारे एंगल हैं। हाँ, और इन सब सवालों के जवाब ढूंढने में अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए का रोल बहुत अहम हो गया है। एनआईए भी इन्वॉल्व हो गई है इसमें? जी, एनआईए अब दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। उनकी स्पेशलाइज्ड फॉरेंसिक टीमें होती हैं। वो घटनास्थल से मिले हर छोटे से छोटे सबूत को एनालाइज कर रही हैं। विस्फोटक कौन सा था, आरडीएक्स था, अमोनियम नाइट्रेट था, या कुछ और? कार का चैसिस नंबर, इंजन नंबर, उससे कार के मालिक का पता लगाना, उसकी हिस्ट्री निकालना, क्या कार चोरी की थी, ये सब देखा जा रहा है। और सीसीटीवी फुटेज, वो तो बहुत जरूरी होगी। बहुत ज्यादा। आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। धमाके से पहले उस कार की मूवमेंट क्या थी, कौन उसमें आया, कौन गया, धमाके के बाद कौन कहाँ भागा, ये सब जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये बहुत बड़ा और टाइम लेने वाला काम है। हाँ, और पुरानी दिल्ली जैसा इलाका, भीड़ इतनी होती है, कैमरों में साफ तस्वीर मिलना, पहचान करना, ये भी तो एक चुनौती होगी। बिल्कुल, भीड़ भाड़ में क्लियर फुटेज मिलना, संदिग्धों को ट्रैक करना हमेशा मुश्किल होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी भी काफ़ी आगे बढ़ गई है। हाई डेफिनेशन कैमरे हैं, फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर हैं, फिर अलग अलग कैमरों की फुटेज को मैप करके एक टाइमलाइन बनाई जाती है। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अहम सुराग जरूर मिलेंगे। और सिर्फ सीसीटीवी नहीं, डिजिटल फोरेंसिक्स भी। उस इलाके में उस वक्त कोई संदिग्ध मोबाइल फोन एक्टिविटी हुई थी, ये सब पजल के टुकड़े हैं जिन्हें जोड़ने की कोशिश चल रही है। अब जरा लोकेशन पर वापस आते हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1। ये सिर्फ कोई आम मेट्रो स्टेशन गेट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लाल किले के बिल्कुल पास है। लाल किला जो हमारे देश का प्रतीक है, स्वतंत्रता का, इतिहास का। 15 अगस्त को यहीं से राष्ट्र को संबोधित किया जाता है। इसे तो हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है ना? हाँ, ये बहुत सिंबॉलिक जगह है और यहाँ यात्रियों की, लोकल लोगों की, टूरिस्ट्स की, देशी विदेशी, सबकी भारी भीड़ रहती है। तो ऐसी जगह को चुनना, क्या ये कोई खास मैसेज देने की कोशिश है? वही मैं सोच रही थी। निश्चित रूप से। आतंकी हमलों में जगह का चुनाव अक्सर बहुत सोचा समझा होता है। लाल किला जैसे राष्ट्रीय स्मारक के पास हमला करना, ये सिर्फ लोगों को मारना या घायल करना नहीं होता। ये एक तरह से देश के सिंबल पर हमला है। बिल्कुल, ये देश के मनोबल पर हमला है, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना है।
और हाँ, भीड़ भाड़ वाली जगह चुनने का मतलब है कि हमलावर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता था। तो ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि ये जगह चुनी गई। इसके पीछे एक मजबूत इरादा दिखता है। और अगर जैसा कि शक है ये आतंकी हमला ही निकलता है तो इसके नतीजे क्या होंगे? दिल्ली ने पहले भी दर्द झेला है, पर हाल के सालों में शायद इतना बड़ा हमला नहीं हुआ। हाँ, अगर ये टेरर अटैक कंफर्म होता है तो ये वाकई पिछले कुछ सालों में दिल्ली में हुआ सबसे सीरियस अटैक माना जाएगा। और इसके असर कई लेवल पर होंगे। सबसे पहला तो सुरक्षा पर। वो तो दिख ही रहा है, हर जगह अलर्ट है। बिल्कुल, घटना के फौरन बाद दिल्ली और देश के कई बड़े शहरों में हाई अलर्ट कर दिया गया। मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मार्केट, सब जगह सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, पेट्रोलिंग बढ़ गई है। इंटेलिजेंस एजेंसीज पर जाहिर प्रेशर बढ़ गया है। दूसरा असर आम लोगों पर पड़ता है। एक डर का, असुरक्षा का माहौल बनता है। टूरिज्म पर असर पड़ सकता है। विदेशी टूरिस्ट खासतौर पर घबराते हैं ऐसी घटनाओं से। सही बात है। तीसरा राजनीतिक असर होता है। सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठते हैं, सरकार पर प्रेशर आता है। और चौथा, अगर इसके तार किसी बाहरी ताकत से जुड़े निकले तो ये दो देशों के बीच टेंशन भी बढ़ा सकता है। तो इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, डिप्लोमेटिक हर तरह के असर हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब तक की तस्वीर ये है कि 10 नवंबर की शाम दिल्ली के दिल में एक बड़ा धमाका हुआ। 12 जानें गईं। जांच UAPA के तहत हो रही है, यानी टेरर एंगल मजबूत है। हाँ, एजेंसियां हाल में पकड़े गए एक मॉड्यूल से कनेक्शन तलाश रही हैं, पर किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है और पैटर्न भी कुछ अलग बताया जा रहा है। जी। NIA और दिल्ली पुलिस मिलकर फोरेंसिक सबूत, CCTV फुटेज, इन सब पर काम कर रही हैं। लाल किले के पास की लोकेशन इसे और गंभीर बनाती है और पूरे देश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बिल्कुल सही समराइज किया आपने। अभी की स्थिति यही है। जांच बहुत तेजी से चल रही है। सारा फोकस सबूत इकट्ठा करने, कड़ियों को जोड़ने और हमलावरों तक पहुंचने पर है। जब तक कोई ठोस फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती या कोई पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मिलता या कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, तब तक ये कहना मुश्किल है कि यह धमाका असल में कैसे किया गया, सुसाइड था, रिमोट था या कुछ और इसके पीछे का असली मकसद क्या था। एजेंसियां हर पहलू को देख रही हैं। उम्मीद है जल्दी तस्वीर और साफ होगी। देखिए क्या हुआ, नुकसान, जांच, अलग अलग संभावनाएं और इसके मायने। इस पूरी बातचीत से एक सवाल या एक विचार मेरे मन में आ रहा है। हो सकता है ये सीधे तौर पर रिपोर्ट्स में ना हो, पर जो जानकारी है उससे ये उभरता है। बताइए, अगर हम वो कश्मीर फरीदाबाद मॉडल वाले लिंक को देखें और वहां से जो RDX जैसे सोफिस्टिकेटेड विस्फोटक मिले थे, वो एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और केपेबल नेटवर्क की तरफ इशारा करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे में किसी ग्रुप का फौरन सामने आकर जिम्मेदारी न लेना, ये क्या दिखाता है? उनकी अभी की हालत के बारे में, उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में। क्या वो जानबूझकर चुप है, या वो इतने बिखर गए हैं कि कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये कोई नई ज्यादा खतरनाक चाल है कि पहचान छुपाए रखो ताकि भविष्य में और हमले कर सको? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। ये सवाल जांचकर्ताओं के लिए तो जरूरी है ही, पर ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि खतरे का नेचर कैसे बदल रहा है। शायद ये सचमुच एक अहम सवाल है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इस पे कुछ और रोशनी पड़ेगी। फिलहाल आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं।